हेलो साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में स्वागत है। सभी साथी जो यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान यानी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं, क्लास को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बार आप लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं, क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी लोग जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास आपको कैसा लगा। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आज की इस क्लास के पहले प्रश्न के बारे में। तो चलिए, आज की इस क्लास का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है और प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 90 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। ठीक है, एक मोटरसाइकिल है जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने के लिए 5 सेकंड का समय लेती है। यदि मोटरसाइकिल का चालक के साथ द्रव्यमान 200 किलोग्राम है तो ब्रेक के द्वारा मोटरसाइकिल पर लगा बल क्या होगा, ये आपको बताना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है 1000 न्यूटन, बी है 1200 न्यूटन, सी है 500 न्यूटन और डी है 800 न्यूटन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आइए हम लोग इसको हल करके देखते हैं। तो देखिए साथियों, आपने गति के समीकरण के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे आपको u बराबर जो दिया है वो दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हम लोग 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और आपको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते समय 5/18 से गुणा करते हैं तो 18 पंचे 90 और 5 पचम 25, यानी आपको मिल गया 25 मीटर प्रति सेकंड। तो u बराबर आपको मिल गया 25 मीटर प्रति सेकंड। और उसके बाद में आपको t यहाँ पे दिया है, t दिया है आपको 5 सेकंड। ठीक है, t आपको 5 सेकंड दिया है। तो अब यहाँ पे हम लोग गति का समीकरण लगाएंगे और वो लगाएंगे v बराबर u प्लस at, ये वाला समीकरण लगाएंगे जो कि गति का द्वितीय नियम वाला समीकरण है। गति का दूसरा समीकरण जो है ये लगाएंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे u बराबर आपको 25 मीटर प्रति सेकंड मिल गया और t बराबर आपको 5 सेकंड दिया है। यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे और v जो है v बराबर आपका 0 हो जाएगा। v बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें निकालते हैं। तो देखिए v बराबर 0 हो गया तो यहाँ से हम a का मान निकालेंगे। तो a बराबर हो जाएगा आपका, a बराबर हो जाएगा माइनस u अपॉन टी। a बराबर हो जाएगा माइनस u अपॉन टी। अब देखिए u की वैल्यू है आपके सामने, अभी मैंने निकाला 25 और t का वैल्यू है 5, तो माइनस 25/5 ये आपका हो जाएगा 5×25, यानी a बराबर आपको मिल गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपको मिल गया आपके a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी मिल गई साथियों, a की वैल्यू मिल गई हमें -5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जो कि ये बताता है कि जो गति है आपकी वो ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि जो त्वरण है वो आपका ऋणात्मक है, ये मंदन गति है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने एक का मान निकाल लिया। अब आपको याद होगा कि जब त्वरण आपको मिल गया है तो हम लोग यहाँ पे बल का सूत्र लगाएंगे, यानी फोर्स बराबर होता है m इंटू ए, और m का मान आपको पता है इसमें दिया है 200 किलोग्राम। तो आपको मिल जाएगा 200 गुणे 5। यहाँ पे हम -5 नहीं लेंगे क्योंकि बल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे 5 ले लेंगे। अब 200 गुणे 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 1000 न्यूटन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपका जो ब्रेक के द्वारा मोटरसाइकिल पे लगा बल होगा वो 1000 न्यूटन होगा।
चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा कि 4 गेंदें क्षैतिज से क्रमशः 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री तथा 70 डिग्री के कोण बनाती हुई ऊर्ध्वाधर तल में समान वेग से प्रक्षेपित की जाती है। जो गेंद पृथ्वी पर सबसे पहले टकराएगी वह होगी। ये आपको बताना है। ए है पहली गेंद, बी है दूसरी गेंद, सी है तीसरी गेंद या डी है चौथी गेंद। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपने फिजिक्स के अंदर प्रक्षेप्य गति के बारे में पढ़ा होगा, है ना। प्रक्षेप्य गति जो है, प्रोजेक्टेशन मोशन जो है आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रक्षेप्य गति को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के, है ना, ग्राफ के माध्यम से। तो आपने पढ़ा होगा। तो इसी गति में जब हम लोग उड्डयन काल के बारे में बात करते हैं ना, आपने उड्डयन काल का जो फॉर्मूला है वो भी आपको पता होगा अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है तो उड्डयन काल, प्रक्षेप्य गति में उड्डयन काल होता है जिसका फॉर्मूला होता है T बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो प्रक्षेप्य गति में जो उड्डयन काल होता है वो साइन थीटा और जी के मान पर निर्भर करता है। अब देखिए प्रश्न में बताया गया है कि ऊर्ध्वाधर तल में समान वेग से प्रक्षेपित किया गया है, यानी वेग जो है वो समान है। तो यहाँ पे जो जी का मान होगा वो सभी यानी चारों गेंदों के लिए जी का मान तो समान हो जाएगा। तो जी का मान जब समान हो जाएगा तो टी का मान किस पर निर्भर करेगा, केवल और केवल साइन थीटा पे टी का मान निर्भर करेगा, है ना। जो ये होगा टी का मान जो होगा वो साइन थीटा के समानुपाती हो जाएगा, इस पर निर्भर करेगा। अब देखिए अगर मैं साइन थीटा का ग्राफ बनाऊं तो आपको पता होगा इस प्रकार से ग्राफ बनता है। यहाँ पे आपका π/2 होता है और ये आपका पाई होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जब साइन थीटा का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो 0 से जिस प्रकार से ये आपका 90 मान लीजिए, तो 0 से जब आप लोग आगे बढ़ते हैं 0 डिग्री से तो आपको पता चल रहा है, देखिए 0, 10, है ना, 15, 20, 25। तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं थीटा का मान, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है ना, वैसे वैसे टी का मान जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा के मान पर जो है टी वो निर्भर करता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ही साइन थीटा का मान ज़्यादा होगा वैसे ही उड्डयन काल का जो समय है वो आपका क्या होगा, ज़्यादा हो, है ना, ज़्यादा समय लेगा। मतलब ये कि जितनी ज़्यादा कोण से आप प्रक्षेपित करेंगे उतना ही ज़्यादा समय लगेगा उसमें। तो सबसे छोटा कोण कौन सा है, 15 डिग्री। तो पहली गेंद जो है आपकी ये सबसे पहले पृथ्वी पर टकराएगी, क्योंकि साइन 15, साइन 30, साइन 45, साइन 70, है ना। जैसे जैसे आप मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टी का मान जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी ज़्यादा समय लगेगा। तो कम कोण पर कम समय लगेगा। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि पारे का 0 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व जो है वो 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व होगा और पारे का आयतन प्रसार गुणांक आपको दिया है 0.002 डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस दिया है। अब देखिए आपने घनत्व और ताप में एक संबंध पढ़ा होगा और घनत्व और ताप में संबंध होता है कि रो इजकल टू रो नोट अपॉन होता है 1 + लैम्डा इंटू डेल्टा टी। ये आपने सूत्र आपको पता होगा, ये ताप घनत्व और ताप में रिलेशन है एक। ठीक है, अब इसी का हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे और इसी के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रो नोट जो आपको दिया है ये आपको दिया है 13.6, ठीक है, बटे 1 प्लस लेमड़ा का मान, यानी लेमड़ा आपका हो गया आयतन प्रसार गुणांक, तो इसका मान आपको दिया है 0.002। उसके बाद में इंटू और डेल्टा टी यानी टी का मान हो गया आपका 100 डिग्री। तो जब आप इसको हल करेंगे आपको मिलेगा 13.333, ये आपको मिलेगा 13.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब।
तो अब देखिए ये मान किसके लगभग है, तो आपका जो मान ए है इसके लगभग है, तो आपका ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी 13.328 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 कह रहा कि एक कमरे में रखी एक वस्तु 90 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 5 मिनट का समय लेती है। उसको 85 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा। ए है 5 मिनट से कम, बी है 5 मिनट से अधिक, सी है 5 मिनट और डी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं। तो आपने न्यूटन के शीतलन नियम के बारे में सुना होगा। न्यूटन का जो शीतलन नियम है वो है -dt/dt और ये बराबर होता है k × T-T0, यानी वस्तु वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होता है। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार जो वस्तु का शीतलन दर होता है वो वस्तु और वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होता है। ये सूत्र के माध्यम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कहा कि 90 से 85 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने 5 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वातावरण का तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 90 - 25 कर दीजिए आप, तो आपको कितना मिलेगा 65। ठीक है, फिर आप लोग 80 से 25 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा 80 से जैसे ही आप 25 माइनस कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे मिलेगा 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब ज़्यादा डिग्री सेल्सियस था यानी 90 से 85 पे, तो उसका जो तापमान का अंतर था वो 65 डिग्री सेल्सियस था और 80 से 25 के बीच में उसका जो तापमान का अंतर था वो 55 डिग्री सेल्सियस था। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे तापमान का अंतर जितना होगा शीतलन की जो दर है वो उतना ही कम होगा। तापमान का अंतर कम होने पर शीतलन की दर भी कम हो जाएगी, तापमान का अंतर ज़्यादा होने पे शीतलन की दर ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मिनट से अधिक समय लगेगा, क्योंकि 90 से 85 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में उसे 5 मिनट लगता है, लेकिन 85 से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में उसे 5 मिनट से अधिक का समय लगेगा, है ना। क्यों लगेगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमने वातावरण का जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस मान के चला, तो 90 में से 25 घटाने पर आपको 65 मिला है और 80 में से 25 घटाने पे आपको 55 मिला है। तो देखिए अंतर कितना है, अंतर बहुत ज़्यादा है। 90 से 25 के बीच में 65 का अंतर है, 80 से 25 के बीच में 55 का अंतर है। तो जब अंतर ज़्यादा होगा तो शीतलन की दर क्या होगी, ज़्यादा होगी, बहुत जल्दी ठंडा होगा, और जब अंतर कम होगा तो शीतलन की दर कम हो जाएगी, यानी ठंडा होने में अधिक समय लगेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। देखिए न्यूमेरिकल भी आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। तो आज की इस क्लास में आपको 7-8 प्रश्न जो है वो न्यूमेरिकल के मिलेंगे, तो आप घबराइए मत, आप बस केवल इसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है ना। बाकी आप लोग 12th तक तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ आप पढ़े हुए हैं, है ना, तो आपको दिक्कत तो नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें इस प्रश्न की, है ना, अगर हम लोग इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में आप देखिए आपको u बराबर जो दिया है वो आपको हो जाएगा -12 सेंटीमीटर और r बराबर आपको मिल जाएगा +20 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर, माइनस का 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण है इसलिए। और हम लोग जानते हैं कि f बराबर जो होता है वो r/2 होता है, तो यहाँ से f यानी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि आपको जो त्रिज्या दिया है वो त्रिज्या कितना दिया है 20 दिया है, तो फोकस दूरी यहाँ से हम लोग ने 10 सेंटीमीटर निकाल लिया। अब यहाँ पे हम लोग दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हैं और दर्पण सूत्र आप लोग जानते हैं, दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे हमको v की वैल्यू निकालनी है, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f और ये आपका हो जाएगा प्लस 1/u। तो देखिए अब यहाँ पे मान रखते हैं हम लोग, f की वैल्यू है 10, तो 1/10 है ना, 1/10 हो गया आपका। और v की वैल्यू है -12, तो ये हो जाएगा 1/-12 है ना, ठीक है। और यहाँ पे ये आया तो माइनस माइनस प्लस यानी 1/12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप लोग एलसीएम लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 60, तो 10×60 और 10×60 यानी 6 हो जाएगा, 12×5 यानी 5 हो जाएगा। तो ये आपका प्लस होगा 10×60 6 और 12×5 एलसीएम कितना आएगा, 10 और 12 का 60 आएगा। तो 10×60 6 और 12×5 तो 6×5 कितना हो जाएगा 11/60 और v की वैल्यू निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा आपका 60/11 सेंटीमीटर। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कितना मिल जाएगा 60/11 सेंटीमीटर पर। तो वस्तु के जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो 60/11 सेंटीमीटर पर होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है। दर्पण का आवर्धन है, ये आपको बताना है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है। तो दर्पण का आवर्धन क्या होगा? आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर होता है -v/u। अब यहाँ पे v आपको कितना दिया है? तो v आपको दिया है 30 सेंटीमीटर और u आपको कितना दिया है? तो u बराबर आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग मान रखेंगे -30/5, तो ये आपको मिलेगा 5×6 = 30। अब देखिए यहाँ पे ऋणात्मक आ रहा है, यानी आपको मिला कितना -6। तो हम लोग यहाँ पे ऋणात्मक मान नहीं लेंगे, केवल हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। +6 आपका जो होगा ये आवर्धन हो जाएगा, ठीक है। तो सही समझ में आ गया आपको, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि सितार के तार में किस प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं? ए है प्रगामी अनुप्रस्थ, बी है प्रगामी अनुदैर्ध्य, सी है अप्रगामी अनुप्रस्थ, डी है अप्रगामी अनुदैर्ध्य। तो बताइए किस प्रकार का कंपन जो है वो सितार के तार में उत्पन्न होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंग जो होता है, जो कंपन होता है, ये सितार के तार में उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा कि प्रदर्शित परिपथ में प्रतिरोध R1 का मान R2 में होकर बहने वाली धारा I2 का मान है। तो आपको इसमें बताना क्या है, ठीक है। एक बार मैं प्रश्न को फिर से पढ़ देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और प्रश्न कह रहा है कि प्रदर्शित परिपथ में प्रतिरोध R का मान जो है वो R2 में होकर बहने वाली धारा I2 का मान है, ठीक है। आपको इसमें बताना है कि I2 का मान क्या है, ठीक है। अब देखिए, तो R1 और R2 के समांतर संयोग का तुल्य जो प्रतिरोध होगा, R1 और R2 के समांतर संयोग का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा आपका Rp = हो जाएगा R1 × R2 अपॉन R1 + R2। यानी अगर यहाँ पे मैं मान रखूँ तो R1 आपका कितना है 10 ओम है, R2 आपका पता नहीं है, तो यह आपका हो गया 10R2 बटे नीचे आपका हो जाएगा R1 10 + R2, ये हो गया आपका, ठीक है। अब ओम के नियम से आप लोग जानते हैं कि R बराबर V/I होता है। ओम के नियम से R बराबर क्या होता है? V/I।
तो यहाँ पे V कितना है 50 है, I का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पे आपका R का मान कितना निकल गया 5 ओम। R का मान कितना निकल गया 5 ओम। तो 5 बराबर और तुल्य प्रतिरोध कितना है 10R2 अपॉन 10 प्लस R2, ये आपका तुल्य प्रतिरोध है। तो यहाँ से R2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10 ओम। R2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 10 ओम। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको R2 की वैल्यू 10 ओम मिल जाएगी। अब आपको निकालना है I की वैल्यू, I2 की वैल्यू। तो I2 बराबर कितना हो जाएगा V अपॉन R। तो V आपको 50 दे रखा है, V आपको देखिए यहाँ पे 50 दे रखा है, और R का मान अभी आपने निकाला 10, तो 10 में से 5 का भाग देंगे, 10 पचे 50 यानी 5 एम्पियर। तो प्रतिरोध तो आपको मिल गया कितना 10 ओम, और आपका जो I2 का मान कितना मिल गया, I2 का मान आपको मिल गया 5 एम्पियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 15 ओम और 5 एम्पियर। ठीक है, 15 ओम और 5 एम्पियर यह आपको मिल गया। ठीक है, याद रहेगा आपको। एक सेकंड देखिए, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए को आप लोग राइट कर लीजिएगा, ये ऑप्शन सी रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 10 ओम तो आपको प्रतिरोध मिल गया, यानी R2 का मान कितना हो गया 10 हो गया, और I2 का मान हो गया आपके पास 5 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया गया है तो उसकी त्रिज्या है ना। एक साबुन के बुलबुले को जब ऋण आवेश दिया जाएगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, कम हो जाता है, या B बढ़ जाती है, या C अपरिवर्तित रहती है, या D कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाती है। जब एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 10 की। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है। ए है बिस्मथ, बी है एंटीमनी, सी है क्रोमियम, डी है स्टील। तो इनमें से कौन सा पदार्थ जो है वो अनुचुंबकीय है, आपको बताना है। सही जवाब होगा आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम जो है ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। बात करें प्रश्न नंबर 11 की कि प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। ए प्रकाश विद्युत सेल जो बदलता है, किसको बदलता है, विद्युत को प्रकाश में, या बी प्रकाश को विद्युत में, सी प्रकाश को ध्वनि में, या डी ध्वनि को प्रकाश में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश को विद्युत में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की इस क्लास के आखिरी प्रश्न के बारे में। और आखिरी प्रश्न कहता है कि निम्न में से गलत नाभिकीय अभिक्रिया है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया जो है वो गलत है। ए है, देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको बी है, सी है, डी है, ये चारों ऑप्शन दिया गया है। आप बताएं कि इनमें से कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया जो है वो गलत है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। आप में से जो भी साथी इस प्रश्न का सही जवाब देगा उसका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, और उसका नाम मैं अगली क्लास में लूँगा। ठीक है, तो आप में से देखता हूँ कि किन किन साथियों को इस प्रश्न का सही जवाब पता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गलत नाभिकीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो साथियों इस क्लास में हम लोगों ने सामान्य ज्ञान यानी सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात किया, है ना। सामान्य विज्ञान यानी साइंस के बहुत ही अच्छे प्रश्नों को हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस किया, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आप विज्ञान वर्ग के छात्र हैं और आप यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।